बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इथेरियम, कि इथेरियम क्या है। इथेरियम इज़ अ क्रिप्टो करेंसी विच इंट्रोड्यूस बाय विटालिक ब्यूटेरियन, और ये एक सेकेंड क्रिप्टो करेंसी थी। ठीक है, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन था, सेकेंड क्रिप्टो करेंसी इथेरियम था। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि इंट्रोड्यूस किया था किसने, विटालिक ब्यूटेरियन ने इन 2013 में जो है उसने इथेरियम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इथेरियम लॉन्च इन 2015। यहाँ पे जो इथेरियम लॉन्च हुआ था वो कब लॉन्च हुआ था, 2015 में बाय विटालिक ब्यूटेरियन। जो विटालिक ब्यूटेरियन है उसके थ्रू ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इथेरियम वाइट पेपर आल्सो रिटन बाय विटालिक ब्यूटेरियन। जो वाइट पेपर है इथेरियम का वो किसने लिखा था, विटालिक ब्यूटेरियन। ठीक है, ये वाइट पेपर क्या होता है इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग क्लास लेंगे, ये फंडामेंटल टॉपिक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हिंस दूँ तो वाइट पेपर होता है, हर प्रोजेक्ट का एक अपना वाइट पेपर होता है जिसमें उसने अपना प्रोजेक्ट के बारे में एक रोड मैप दिया होता है कि वो यानी किस मसले पर काम करते, उसने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया है, उसमें वो किस प्रॉब्लम पर काम करेंगे, या कौन से ऐसी यानी कोई एक प्रॉब्लम है ऑलरेडी मार्केट में उस पर किसी ने काम किया है लेकिन वो उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं। जैसे ना कि पेन किलर, हमारे पास पेनाडोल है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक पेन किलर है, लेकिन अगर कोई और कंपनी ऐसा कोई टैबलेट लेके आए जो कि पेनाडोल से अच्छा काम करे और साइड इफ़ेक्ट भी कम होगा, तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं उस वाइट पेपर में कि ये किस चीज़ पर काम करेंगे, क्या कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते, किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे और कब सॉल्व करेंगे, उसकी टीम में क्या कौन कौन लोग हैं और वो काम किस तरह करते हैं, एंड सो ऑन। ये एक फंडामेंटल टॉपिक है, लेकिन उसका वाइट पेपर में उसके प्रोजेक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा होता है। ठीक है, उसके बाद वाइट पेपर विटालिक ब्यूटेरियन ने खुद ही बनाया था। एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी विटालिक ब्यूटेरियन ओल्ड 19 ईयर। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है 19 ईयर कि जो विटालिक ब्यूटेरियन था वो इथेरियम को जब डेवलप कर रहा था उस टाइम उसकी उम्र 19 साल था। तो आप और हम में से बहुत सारे ऐसे सोचेंगे कि मेरा बच्चा छोटा है या मैं छोटा हूँ, अभी मेरा इतना उम्र नहीं है। तो आप ख़ुद सोचें कि इथेरियम जैसे प्रोजेक्ट को एक 19 साल बच्चे ने बनाया था, और आज इथेरियम का क्या मांग है और इथेरियम आने वाले वक्त में कितना वैल्यू गेन कर सकता है। जो इथेरियम पड़े हैं विटालिक ब्यूटेरियन के साथ वो आज मिलियनर और बिलियनियर है। ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज़ कि उसने एक छोटी उम्र में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जिसमें उसने एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है, और उस वजह से जो है इथेरियम ने वैल्यू गेन की। तो वो क्या थी उस पर बात करते हैं। की पॉइंट्स इथेरियम के बारे में, अहम कुछ पॉइंट्स जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो किस प्रॉब्लम पर काम करें। ये ऐसा समझे कि मैंने उसके वाइट पेपर का एक खुलासा बनाया है। ये वाइट पेपर में बहुत बड़े पैराग्राफ होते हैं, उसमें आपने पॉइंट निकालने होते हैं, वो पॉइंट ऑलरेडी मैंने निकाले हैं और यहाँ आप लोग के सामने रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सब चीज़ों का पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म में। ICO कहते हैं इनिशियल ऑफरिंग वैल्यू। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका एक कंपनी की तरफ से वैल्यू तयन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई क्रिप्टो आता है तो उसका एक अपना ICO होता है, इनिशियल ऑफरिंग वैल्यू होती है कि क्या वैल्यू होगा। तो जो इनिशियल ऑफरिंग वैल्यू थी इथेरियम का वो अनाउंस किया था विटालिक ब्यूटेरियन ने 2014 से लेकर 2015 के बीच में। ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है। ठीक है, ICO ऑफ इथेरियम इज़ $0.311। जो उसका स्टार्ट में इनिशियल ऑफरिंग वैल्यू थी, जो फर्स्ट इथेरियम का उसने जब लॉन्च किया तो उसने एक इथेरियम का जो वैल्यू रखा था वो रखा था 0.311। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि कितना डिमांड गेन कर सकता है और कितना नहीं, लेकिन स्टार्ट में उसकी वैल्यू उसने 0.311 रखा था और अभी $1200 पर इथेरियम है।
उस टाइम जब वो लंच करे 0.311 डॉलर पर इथीरियम प्राइस था, और अभी 1200 से ऊपर है, तकरीबन 1800, 2000, 4000 डॉलर तक उसने हाई लगाया है। ठीक है, तो आप खुद सोचे कि उसने क्या कमाल की काम किया था और वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से उसने इतना वैल्यू गेन किया था, वो इंशाल्लाह अभी पता चल जाएगा। इथीरियम लंच इन मार्केट 2015 मार्केट में जब इथीरियम लंच हो रहा था तो वो कब था, वो था 2015 में। 2015 में इथीरियम को मार्केट में लंच किया गया था। इथीरियम हैव ओन ब्लॉकचेन, इथीरियम का अपना ही ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर वो अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसने अपना इथीरियम के लिए अपना ही ब्लॉकचेन बनाया था। इथीरियम वर्क ऑन प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। इथीरियम जो उसने वैल्यू बाद में गेन की वो इसलिए क्योंकि उसने अभी 2021 में गालिबन था कि उसने क्या किया, अपने इथीरियम को प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर भी कन्वर्ट किया। तो अभी इथीरियम दोनों पर काम कर रहा है, यानी उसके जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं वो माइनिंग के थ्रू भी कंप्लीट होते हैं और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग यानी स्टेकिंग के थ्रू भी कंप्लीट होता है। तो माइनिंग तो ऑलरेडी आप लोग को बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखो, लेकिन स्टेकिंग के थ्रू किस तरह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं तो वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्टेकिंग क्या है और स्टेकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट किस तरह होते हैं। ठीक है, इथीरियम वर्क ऑन बोथ। अगर लोग जो है वो माइनिंग करना छोड़ दे, जैसे कि बिटकॉइन का माइनिंग पर ही उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो पहले तो ऐसा कोई सिचुएशन बिटकॉइन का बनने वाला नहीं है कि लोग माइनिंग करना छोड़ दें, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डिमांड लेके आने वाला है और वो एक डिजिटल गोल्ड बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कोई मसला तो है होने वाला नहीं है। लेकिन जो इथीरियम है एक ऑप्शनली उसने अपने साथ प्रूफ ऑफ स्टेकिंग को रखा है। ठीक है, जिसके थ्रू जो है अगर कोई माइनिंग नहीं करता तो ये इशू इथीरियम के साथ कल नहीं होगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आपके पास ये एक रीज़न नोट करें कि इथीरियम ने एक ये भी रीज़न था जिसकी वजह से उसने क्या किया था, अपना वैल्यू गेन किया था, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर भी अपने ट्रांजैक्शन, ये एक न्यू उसने टेक्नोलॉजी बनाई और उसके ऊपर अपने उसने प्रोजेक्ट को क्या किया था, ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के थ्रू इसमें होता क्या है, अगर शॉर्टली अब मैं आपको बताऊं कन्फ्यूज़ हो कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या है। इसमें वैलिडेटर्स होते हैं जिसके पास इथीरियम कॉइन पड़े होते हैं और वो यानी 50 इथीरियम है, तो वो 50 इथीरियम वो होल्ड करते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग हुआ है कि ये जब आप इथीरियम होल्ड करते हैं तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, दूसरों की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे, यानी इथीरियम होल्ड किए हैं। ठीक है, तो लोगों के ट्रांजैक्शन, ये एक प्रोग्राम है जहां पर आपने अपने क्या करने, इथीरियम होल्ड करने। तो वहां पे क्या होगे, दूसरे लोगों की ट्रांजैक्शन यहाँ आपने जहां स्टेकिंग पर लगाए वहां आपकी इस इथीरियम के थ्रू लोगों के ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए जो आपने होल्ड किए, और इसका आपको स्टेकिंग के थ्रू क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है, और वो होता बहुत कम है लेकिन रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपली आप ये समझे कि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ इथीरियम खरीदते हैं और उसमें फिर हम उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रीज़न जो कि प्लस पॉइंट आ गया इथीरियम के पास, एक तो ये कि लोग अर्न करने के लिए एक तो इथीरियम खरीदेगा कि इथीरियम वैल्यू गेन करेगा क्योंकि वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर भी काम करता है, कल माइनिंग का इशू नहीं आ सकता। दूसरा ये कि लोग खरीदेंगे स्टेकिंग के लिए तो डिमांड आएगा, जब लोग एक चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड आएगा, तो लोगों ने ख़रीदना भी स्टेकिंग के लिए स्टार्ट की कि हम इसको होल्ड करेंगे तो हमारे इथीरियम भी बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में हमें और भी अर्निंग देगा। ठीक है, उसके बाद इट्स ऑल अ डेटा अवेलेबल पब्लिकली, जिस तरीके से बिटकॉइन का था इसका भी सारा डेटा अवेलेबल होता है पब्लिकली, ट्रांजैक्शन, होल्डर, सब चीज़ें। और वहाँ पे जो वेबसाइट बताए थे बिल्कुल वही वेबसाइट इथीरियम के लिए नहीं और बल्कि सारे क्रिप्टो के लिए काम करता है। जिस क्रिप्टो का आप वो एक्सप्लोरर देखना चाहते हो कि ट्रांजैक्शन क्या है, होल्डर क्या है, तो आप जो वेबसाइट आपको बिटकॉइन के लेक्चर में बताए थे उसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए आप कोई भी वो एक्सप्लोर कर सकते हो
क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इथेरियम भी पब्लिकली सारा डेटा उसका अवेलेबल होता है। उसके साथ ऑल रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन इथेरियम एक्सप्लोरर, उसका अपना ही एक एक्सप्लोरर है जहाँ पे इथेरियम का ये सारा डेटा होता है। तो उसका एक अपना एक्सप्लोरर है, वहाँ पर भी आपको एक अच्छा एग्जैक्ट डेटा मिल सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इथेरियम एक्सप्लोरर पर आप सारा ये डेटा अगर एनालाइज करना चाहो तो वहाँ पर एनालाइज करें, ठीक है। उसके बाद इथेरियम है नो ऑनर, जिस तरीके से बिटकॉइन का कोई ऑनर नहीं है, इथेरियम का कोई ऑनर नहीं है। आपके पास इथेरियम डिसेंट्रलाइज में पड़े तो आप उसके ऑनर है, वो 5 इथेरियम है तो अब आप 5 इथेरियम के मालिक हो। किसी और के पास 10 है डिसेंट्रलाइज में तो वो उसका मालिक है। सेंट्रलाइज में आप मालिक इसलिए नहीं होते क्योंकि सेंट्रलाइज वो सेंटर किसी के पास पड़े होते हैं, जैसे कि FTX पे जिसका भी फंड पड़ा था इथेरियम पड़े थे, अब वो हैक हुआ है तो सबका फंड उसमें चला गया है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज में अगर आप एक चीज़ का मालिक होते हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप किस तरह मालिक हो? मालिक के पास तो पूरा कंट्रोल होता है। तो डिसेंट्रलाइज में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है तो आप उसके मालिक होते हैं। बाकी ये नहीं है कि पड़ा आपके पास है और उसका कोई और मालिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो नीड ऑफ KYC, इसमें भी बिल्कुल बिटकॉइन की तरह कोई KYC की ज़रूरत नहीं होती, यानी नो योर कस्टमर, आपको आइडेंटिटी नहीं देना होगा, आपको मोबाइल नंबर, जीमेल वगैरह ये कुछ भी नीड नहीं होगा डिसेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज बाइनांस वगैरह पर करते तो वहाँ तो आपको नीड होगा क्योंकि वो तो सेंट्रलाइज है। तो इथेरियम तो वैसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो सारा डिसेंट्रलाइज है और ये डिसेंट्रलाइज के लिए ही बना था। तो आपने उसको अगर डिसेंट्रलाइज पर रखा है तो नो नीड ऑफ KYC, वहाँ आपको कुछ की मिलते हैं, KYC की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और सेंट्रलाइज पर तो होता है अगर आप सेंट्रलाइज पर वर्क करते हैं। इस तरीके से फर्स्ट टाइम इथेरियम इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इथेरियम ने फिर इतना वैल्यू गेन किया। क्यों, वो रीज़न बताता हूँ। फर्स्ट टाइम इथेरियम इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसने ये टेक्नोलॉजी ले आया अपने ब्लॉकचेन में कि अगर कोई दूसरा बंदा है जो कि क्रिप्टो बनाना चाहते हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं है, फंड नहीं है कि वो अपना ब्लॉकचेन बनाया और उसको फिर उसके लिए एम्प्लॉयर्स भी रखे कि वो मैनेज करे, तो वो उसके लिए इथेरियम ने ये अपॉर्चुनिटी लाई कि आप हमारे ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपना क्रिप्टो लॉन्च कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी वो कहते हैं। यानी उसको इथेरियम क्या करना होगा, इथेरियम खरीदना होगा और वही इथेरियम उसने क्या करना है, इथेरियम को जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसको देने हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक रीज़न के एक नया चीज़ जो कि लोग ढूंढ रहे थे, हर बंदे के पास इतना पैसे नहीं कि वो अपना क्रिप्टो ब्लॉकचेन बना सके, तो लोगों ने फिर स्टार्ट किया अपने क्रिप्टो बनाना और इथेरियम पे लॉन्च करना स्टार्ट किया, जिसके लिए उसने क्या करना था, इथेरियम को लाजमन खरीदना था। तो इस वजह से एक बड़ा डिमांड इथेरियम में आया और इथेरियम ने बहुत अच्छा प्राइस गेन किया, वो इस रीज़न की वजह से, क्योंकि किसी ने अगर क्रिप्टो बनाना वो लॉन्च करना था इसके ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसको लाजमन इथेरियम खरीदना था और उसके थ्रू उसने फ़ी जमा करना था कि इसको इथेरियम ब्लॉकचेन को, ठीक है। तो इस वजह से बहुत बड़ा बूम, आप टेक्निकली अपने दिमाग में सोचें कि उसको इथेरियम खरीदना होगा। अगर इथेरियम खरीदना है तो डिमांड आएगा ना, मार्केट में डिमांड आएगा जो भी वो और ऐसा भी नहीं कि 1 इथेरियम अगर आप लॉन्च करते हो तो आपको 1000, 2000, 5000, 1 लाख इस तरह इथेरियम उसके अपने साथ आपने क्या करने हैं, रिजर्व पर रखने होंगे, ठीक है। तो इस वजह से एक बड़ा इथेरियम के प्राइस में गेन आया था, जिसकी वजह से ये एक रीज़न था। स्टार्ट में उसने इस वजह से 500 पर गया था कि 800 पर, 1000 पर इस तरह गया था प्राइस। उसके बाद जो उसने गेनिंग की वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो उस वजह से उसने और भी गेन किया, ठीक है। ये एक बिग रीज़न था, अपने साथ नोट करें। उसके बाद अदर प्रोजेक्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू साइन कॉन्ट्रैक्ट विद इथेरियम फॉर यूजिंग इट्स ब्लॉकचेन, यही पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई और प्रोजेक्ट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे और इथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए अपना क्रिप्टो लॉन्च कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, फॉर यूजिंग इथेरियम ब्लॉकचेन यू मस्ट हैव अ इथेरियम कॉइन। ये यहाँ पर लिखा भी है आपके लिए कि अगर आपने इथेरियम ब्लॉकचेन यूज़ करना है तो आपके पास लाजमन इथेरियम कॉइन होंगे। ये सारा कुछ उसने अपने वाइट पेपर में रखा था। तो अगर वो इथेरियम अपने साथ रखेंगे तो लाजमन बात है उसको ख़रीदना पड़ेगा, ख़रीदेंगे तो
डिमांड आएगा। तो ये था उसके सारे वाइट पेपर, इथेरियम है क्या, किस प्रॉब्लम पर काम करे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करे, वो भी मेंशन किया, आपको बताया, और ये भी बताया कि उसने इतना वैल्यू क्यों गेन किया है, उसका रीज़न भी बताया, और सारे वाइट पेपर का एक खुलासा आप लोग के सामने रखा। तो इतना बड़ा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन बिटकॉइन एंड इथेरियम एक दो बड़े क्रिप्टो करेंसी जो कि फर्स्ट टाइम आए थे, और तकरीबन जो है 70-80% जो क्रिप्टो का होल मार्केट कैप है, यानी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन $3.19 ट्रिलियन पूरे क्रिप्टो करेंसी में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट BTC में है 80-70%, और ये जो 10-15% है वो इथेरियम में, और बाकी जो है और करेंसीज में है। ठीक है, तो ये दूसरा एक बड़ा क्रिप्टो करेंसी थी, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, और ये मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद जो और करेंसी है उसको हम कहते हैं अल्ट कॉइन। ये आप लोग अपने साथ नोट करें, अल्ट कॉइन किसे कहते हैं, अदर देन बिटकॉइन जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम है, BNB है, XRP है, जितनी भी है क्रिप्टो बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट कॉइन कहते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा चीज़ नहीं है, आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग के लिए मेंशन किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि इथेरियम के बारे में अभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि इथेरियम है क्या, और इसने ये वैल्यू क्यों गेन किया था, और वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ फ्री में क्लासेस लेना चाहते हो तो 8:30 PM से लेकर 9 PM तक हम फ्री क्लासेस जूम पर लेते हैं। इसके लिए आप लोग इस व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, और वहाँ पर हम अपनी क्लास का लिंक देते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो लाइक लाजमन करें, और कमेंट में इस लेक्चर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।